नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी बहुप्रतीक्षित पहली सूची जारी कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का कहना था कि हम अपनी पहली लिस्ट नवदुर्गा में जारी करेंगे। अभी जो पितृपक्ष चल रहे थे उसके बाद होगी। आज से नवदुर्गा की शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस की ओर से अलग अलग राज्यों के लिए जो आज लिस्ट पहली सूचियाँ जारी की गई हैं उसमें मध्य प्रदेश भी शुमार है और मध्य प्रदेश ने 144 कैंडिडेट घोषित किए हैं। ये माना जा रहा था कि शायद कमलनाथ इस बार चुनाव लड़ाएं और जब नतीजे जाए उसके बाद शायद मैदान में उतरें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सारे कयास जो मीडिया की ओर से भी आ रहे थे, संभावनाएं जतलाई जा रही थी, वो खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं। छिंदवाड़ा की जो उनकी पारंपरिक सीट है वहीं से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ साथ जो ये सूची है इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम विश्लेषण करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। और एक खास जो इसमें बात है, नरसिंहपुर के गोटे गांव से विधानसभा के स्पीकर जो मौजूदा विधायक हैं NP प्रजापति का टिकट भी काटा गया है। तो जो ये पहली लिस्ट है इसको लेकर हम एनालिसिस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेहद वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण दीक्षित जी, जिनका 40 साल से ज़्यादा का अनुभव है। लंबे अरसे से वो मीडिया में सक्रिय हैं। आप नवभारत टाइम्स जैसे अखबार को रिपोर्ट करते रहे हैं और आज भी उनके विश्लेषण, उनकी जो जितने भी विश्लेषण के साथ साथ जो उनकी समीकरण होते हैं बहुत सटीक और सटायर होते हैं। हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अरुण दीक्षित जी। और मैं बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और खासकर ये जो सूची है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सूची आई है, इस सूची को देखने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बड़ी संतुलित सूची है और कांग्रेस के चरित्र के विपरीत है। पहले ये होता था, हालांकि इसमें भी बहुत सारे परिवारवाद को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी और बीजेपी को चुनौती देती हुई सूची है। जो नाम उन्हें काटने थे, जैसे आपने NP प्रजापति की बात की, NP प्रजापति की जगह दूसरे को टिकट दिया गया, चौधरी को टिकट दिया। हाँ, और इसके अलावा KP सिंह को वो पिछौर से शिवपुरी लाए हैं। ये बड़ा दांव है। KP सिंह बड़े प्रभावी नेता हैं और उनका वहाँ पहुँचना, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया मैदान छोड़ चुकी हैं। उस सीट पर अभी तक कांग्रेस नहीं तय कर पाई। पहले कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया टिकट चुनाव बीजेपी नहीं कर पाई। हाँ, बीजेपी नहीं कर पाई। तो बीजेपी पहले ज्योतिरादित्य का नाम आया, उन्होंने मना किया, फिर कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़े मज़ेदार, अगर ज्योतिरादित्य को कांग्रेस व बीजेपी उतारती है तो बहुत शानदार टक्कर होगी। ऐसे ही नए चेहरे लाए हैं। अगर आप देखें तो अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं और दूसरे समुदाय भी आते हैं, सिर्फ मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। तो वो 6 टिकट उनके हैं। महिलाएं 136 में बीजेपी ने सिर्फ 16 दी हैं, इन्होंने 144 में 19 दी हैं। इनके OBC भी ज़्यादा हैं, इनके ST 30 आ चुके हैं अब तक और SC भी 22-20 के करीब आए हैं। 22 ST हैं, 22 ST आए हैं। जनरल 22 SC हैं, 22 SC हैं, 22 SC हैं, 30 ST हैं और 47 के करीब जनरल हैं। तो सारे क्लासेस का एक संतुलित, ये इसको आप ये कह सकते हैं किसी एक नेता की सूची नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में भले ही कांग्रेस ने कमलनाथ को फ्री हैंड दिया था, लेकिन ये सूची सबकी सूची है और इसमें केंद्रीय नेतृत्व की भी सहमति लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो नाम गए, जैसे बीजेपी की चौथी सूची में मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जो प्रदेश ने नाम भेजे वो सब स्वीकार कर लिए गए थे। ऐसा इसमें नहीं हुआ है और यही सबसे बड़ी खूबी है इस सूची की। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस लेट हो रही है, बीजेपी ने बाजी मार दी सूची जारी करने में। जो सर्वे आ रहे हैं या जो हालात हैं मध्य प्रदेश के, छुपे नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए भारी कठिनाई है, बहुत मुश्किल है। शायद इसलिए उन्हें अपने दिग्गजों को, 7 सांसद जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शुमार हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और साथ में कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को टिकट देना पड़ा है। तो विलंब की जो बार बार बात चली कि विलंब है देरी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक बात समझ लीजिए, बीजेपी की जो पहली 2 सूचियां आई वो उन सीटों पे थी जो हारी हुई सीट थी। सिर्फ प्रहलाद पटेल के भाई और एक सीट और, वो जो केदार शुक्ला की, जिसपे रीति पाठक को लाए हैं। बाकी सब वो सीटें हैं जो हार चुके हैं, हार रहे हैं। खुद कैलाश विजयवर्गीय जिस सीट पे उतारे गए, या नरेंद्र तोमर जिस पे उतारे गए, फग्गन सिंह उतारे गए, जो गणेश सिंह, ये सब सीटें वो हैं जहाँ पर बीजेपी हारी हुई थी। तो ये कहना, वो तो आपके हार के किसी को भी उतार दीजिए, आप लाए किसको? आपके पास, आप ये देखिए, ये पक्ष देखिए कि आप आसमान से अपने बड़े नेताओं को उतार लाए, जमीन से आप नई पौध ऐसी नहीं ला पाए हैं कि जो आपके इन नेताओं को रिप्लेस कर सके। तो ये सूची, और एक तीसरी और सूची,
चौथी सूची वो है जो पूरी तरह से शिवराज सिंह के मन मुताबिक है, जो वो चाहते थे वो हुआ। पहली 3 सूचियां, पहले एक तो सिंगल आई थी, वो लड़की मनमोहन साहब भट्टी की आई। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी हाईकमान पहले तो एकदम ऊपर गया और फिर एकदम नीचे आया, क्योंकि जो 57 नाम थे उस सूची में, जो चौथी सूची है, शिवराज सिंह का भी उसमें नाम था, सारे ज़्यादातर उनके मंत्री थे, उनके विधायक थे, तो वो तो सब वही हो गए। फिर काहे का सर्वे हुआ? क्योंकि खुद शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि जो लिस्ट हमने दी, जो सूची हमने भेजी थी उसको मान लिया, इसलिए केंद्र का आभार। तो ये फ़र्क है, वो दावा कुछ भी करें, लेकिन ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। पहली सूची में उन्होंने बहुत संतुलन बनाया, भले ही उनके चरित्र का है कांग्रेस का कि इंटरनल खींचतान होती है, झगड़े होते हैं, पर कुछ भी हुआ नेट रिजल्ट बढ़िया है। इसमें 39 ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं। बार बार राहुल गांधी जितनी सभाएं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी है और बार बार इस पे कहा जा रहा है और देश भर में ओबीसी की बात हो रही है। 39 टिकटें पहली सूची में आ जाना ओबीसी की, ऐसे कैसा मूव मानते हैं? राहुल गांधी की जो बात है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। राहुल ने जब पदयात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद राहुल बदल गए हैं। और राहुल को आप कितना भी बीजेपी डिफेम कर ले, कुछ भी कह ले, पर वो जो बात कहते हैं उस बिना लाग लपेट के कहते हैं। ये सूची में जब जो 39 नाम हैं ओबीसी के, वो नाम जो हैं ये प्रमाणित करते हैं कि जो कहा जा रहा है वही होगा। अगर जातिगत जनगणना के आधार पर बात करते हैं, अगर वो उनकी वकालत कर रहे हैं, तो आप ये भी तो देखो कि प्रदेश में ओबीसी जो हैं आधे से ज़्यादा हैं और बीजेपी के तीनों मुख्यमंत्री जो हैं अभी तक ओबीसी ही रहे हैं। पहली बार उसी पिच पर जाके जवाब दे रहे हैं और इसी वजह से आप देखो कि प्रतिक्रिया के तौर पर जो लगातार आज बीजेपी की प्रतिक्रिया आई हर लेवल पे, बहुत मज़ेदार है, बड़ी हास्यास्पद है। तो ऐसा लग रहा है कि उनको लग गया है कि हाँ, ये सूची टक्कर देने वाली सूची है। और जी एक चीज़ और भी है, इस सूची में एक खास बात निकल के आती है कि बीजेपी लगातार उम्रदराज नेताओं को पीछे करती रही है। बार बार ये उसका आया है कि अब मार्गदर्शक मंडल, इधर कांग्रेस की, देखिए उन्होंने भी जो अपनी सूची अब तक की 136 की जारी की, उसमें उम्रदराज नेताओं को तरजीह दी, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं। इधर कांग्रेस ने जो अपने टिकट दी, 65 टिकट ऐसे जो 50 साल या उससे कम उम्र के हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या मूव मानते हैं? नहीं, देखिए वही है कि कांग्रेस जो है अगली पीढ़ी पर उतर रही है और उन्होंने नए चेहरे चुने हैं। और एक और बात समझ लीजिए, कांग्रेस का इतिहास है पूरे देश में, कांग्रेस का कैंडिडेट जो होता है वो चुनाव लड़ता है। बीजेपी की तरह नहीं है जहां संघ और भाजपा लड़ते हैं। यहाँ कांग्रेस जिस आदमी को टिकट देती है वो लड़ता है, कांग्रेस पीछे से सपोर्ट करती है, मैदान में वो लड़ता है। और जितने नाम आए हैं ये सब मैदान में अच्छे से लड़ेंगे और आगे जाएंगे। एक चीज़ और भी है, आपने जैसे देखा है, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में जिक्र किया, आपने भी कहा एनपी प्रजापति जैसे नेता का टिकट काट देना, स्पीकर हैं वो, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद सर्वे में कमतर थे, जो सूचना है कि एनपी का टिकट खतरे में है। तो क्या कांग्रेस इस बार यही दांव खेल रही है कि जीतने वालों को टिकट जो देखते हैं, और इतनी बड़ी नेता या जो चेहरा है मध्य प्रदेश का, कमलनाथ के नज़दीकी भी माना जाता है, मूलतः सुरेश पचौरी के वो कैंप से आते हैं, उनका टिकट कटना या और भी ऐसे नेताओं का टिकट कटना, भी 2 दर्जन विधायकों के टिकट भी रोक रखे हैं जिसमें माना जा रहा है कई टिकट कटेंगे। तो क्या जीतने वाला ही दांव खेल रही है कांग्रेस? अच्छा मूव है, बहुत अच्छा मूव है। देखिए, एनपी प्रजापति बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, स्पीकर रहे हैं, मंत्री भी दिग्विजय सरकार में रहे थे, लेकिन चुनावी परिस्थितियां फील्ड में बदलती रहती हैं। बड़े बड़े नेता हारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में चुनाव हारे थे। तो ये जो परिस्थिति है, ये कांग्रेस समय के हिसाब से फैसले ले रही है, चेहरे देख के नहीं ले रही है। कौन जीतेगा, अब एक जगह जरूर है, जैसे शिवराज सिंह के सामने उन्होंने वो उतारा है, जो हाँ, जो विक्रम मस्ताल शर्मा को, हाँ, जिनके बारे में लोग नहीं जानते ना। अब वो, हमको ऐसा लगता है कि वहाँ कोई अच्छा चेहरा जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब ये कोई किसी सीरियल में काम करने वाला आदमी कितनी चुनौती देगा। मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि विक्रम मस्ताल ऐसा चेहरा जिसको नहीं जानते, लेकिन वो स्थानीय नेता है, स्थानीय है, लेकिन ऐसा माना जाए कि उसको वॉकओवर हो गया, वहाँ पर शिवराज को वॉकओवर हो गया। पक्का है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जैसे पिछली बार अरुण यादव लड़े, महेंद्र सिंह चौहान लड़े, तो एक कम से कम ऐसी टक्कर तो होती कि लगता ये तो ठीक वैसे ही कर रहे हैं कि जैसे बंटी साहू को कमलनाथ के खिलाफ उतार के बंटी साहू ने तगड़ी टक्कर दी थी, पर ये उस तरह का प्रयोग वहाँ नहीं कर पाए। शिवराज सिंह के लिए ये वॉकओवर है, क्योंकि विक्रम मस्ताल
को उतना लोग नहीं जानते सीरियल, क्योंकि रामायण सीरियल में वो काम किया करता था। रामायण सीरियल अपनी जगह है। शिवराज सिंह की रामायण तो रोज होती है, वो गली गली दीवाल दीवाल पे लटके हुए हैं। तो ऐसे में एक बड़ा नाम होना चाहिए। विक्रम मस्ताल की पहचान आज भी अभिनेता के तौर पर देश प्रदेश में नहीं है। कौन देखेगा? ये गड़बड़ है। यहाँ पर कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो नहीं किया उसने। अब कैलाश विजय के सामने संजय शर्मा को फिर से संजय शुक्ला को फिर से टिकट दिया गया है। ये कैसा दाव है कैलाश विजय के? तो एक तरफा कह रहे हैं मैं 50 सीट जीतूंगा और मैं मतलब अपने को मुख्यमंत्री पद का दावेदारी बता रहे हैं, उसको लेकर कंट्रोवर्सी भी पार्टी में हुई है, ताकीद दी गई सारे नेताओं को ऐसी बातें ना करें। क्या आत्मविश्वास ज्यादा है कैलाश जी को? कैसे देखते हैं संजय शुक्ला को? कैसा कैंडिडेट आप मान रहे हैं? देखिए, संजय शुक्ला पिछले चुनाव में ठीक है 8-9 हज़ार वोट से जीते थे। उनके पिता का बड़ा प्रभाव था और उसके बाद जब वो महापौर का चुनाव लड़े तब भी करीब 5.5-6 लाख वोट उन्हें मिला था इंदौर में। जैसे भोपाल में हुजूर में मनोज शुक्ला को टिकट दिया गया, वो लगातार अपने इलाके में काम कर रहा था लड़का, ठीक वैसे ही संजय विधायक बनने के बाद या विधायक न रहते हुए काम किया है। ये अलग बात है कि आज की तारीख में कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के पर्याय बन गए। उनके लोगों ने कहा कि कैलाश भाई, अब भाई इन्वर्टेड कॉमा में आप निकाल लो। और कैलाश जी इस उम्र में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि संजय शुक्ला ने तो उनके पांव छुए और ये भी कहा कि अब तो कैलाश जी एक भतीजे और एक बेटे की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। तो कैलाश जी की कोई चुनौती नहीं है कि भाई कैलाश जी क्या कह रहे हैं, लेकिन यह है कि संजय शुक्ला को इतनी बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट भी नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत प्रभाव है, इंदौर में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी हैसियत हो। कई बार ऐसा होता है कि बड़े पहलवानों को छोटा पहलवान ऐसे चित कर देता है कि पता भी नहीं लगता कब गिर गए। नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं वहाँ पर। एक तो वो कहते हैं मैं बहुत कंफर्टेबली जीतने की स्थिति में आऊँ ना आऊँ, दूसरी तरफ वो ये अनाउंसमेंट भी करते हैं कि बूथ जिताइए 50,000 ले जाइए। इसको कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग को इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य है, कैलाश विजयवर्गीय जैसा सुलझा हुआ नेता, उन्होंने 2 बातें की। मैं अपने बूथ कार्यकर्ता को, इसको जिसके इलाके में कांग्रेस को 1 वोट नहीं मिलेगा 51,000 दूंगा। होना तो ये चाहिए कि उनका नामांकन तो दूर की बात है, उनको पहले डिवार करना चाहिए। कोई घोषित मंच से कह रहे हैं हम पैसे देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि उतरे बिना ताल ठोके जा रहे हैं आप। अगर ऐसा ही था, इतना ही आपको वो है, तो फिर तो आपको जो है ऐसी सीट पकड़नी चाहिए थी जाके जहां बिल्कुल कांग्रेस पूरी तरह से, फिर तो होता अच्छा ये कि कैलाश विजयवर्गीय का जो कद है उस कद को देखते हुए उन्हें छिंदवाड़ा जाके कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। सबसे बड़ा मजा तब आता है, तब लगता है कि हाँ कैलाश बड़े नेता है और मैं मान लेता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मैं बड़ी भूमिका निभाने आया हूँ। अच्छे मित्र हैं, बहुत 30 साल से मैं जानता हूँ, भूमिका तो उनकी बड़ी है। मैंने उनको जब मैं 93 में आया था तब भजन गाते पटवा जी का प्रचार करते पहली बार देखा था। परचून की दुकान भी तभी देखी थी। आज के कैलाश 30 साल बाद कैलाश भाई हैं, बड़ा नाम है और इंदौर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ऐसा उनके लोग कहते हैं। तो उस स्थिति में कैलाश विजयवर्गीय से ये गंभीरता की उम्मीद की जाती है और लड़ाई तो होगी, जनता तय करेगी कि संजय शुक्ला जीतेगा या कैलाश विजयवर्गीय जीतेंगे। अगर हाईकमान ने उनका कद देखा तो 8,000 वोट से जीते संजय शुक्ला के खिलाफ कैलाश विजयवर्गीय को उतारा, इसमें तो संजय शुक्ला का कद बढ़ा है। संजय तो छोटा नेता है, पहली बार का एमएलए है। ये कैलाश को सोचना चाहिए कि वो नीचे उतरे हैं कि ऊपर चढ़े हैं। ये दोनों सूचियाँ आ चुकी हैं, 136 और 144। इन दोनों सूचियों का हम एक लाइन में आकलन करना चाहें तो क्या आपके जो वैसे भी ये आ रहा था कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई कठिनाई, इस सूची के बाद जो कांग्रेस ने एक आपने कहा जैसा कि बहुत अच्छी सूची दी है, एक संतुलित सूची है, हर चीज़ का समीकरणों का ध्यान रखा गया है, तो अब क्या बीजेपी की मुश्किलें मध्य प्रदेश में और बढ़ने वाली हैं? देखिए, पहली 2 सूची हारे हुए की थी तो वो तो कांग्रेस की सीट्स थी ज़्यादातर। तीसरी सूची जो बड़ी सूची है उसमें वो जो सबसे ज़्यादा विवादास्पद नाम थे, जिन पर विवाद था या जिनको लेकर के लगातार चर्चा रही, वो सब आ गए और मान लिया गया कि सब शिवराज सिंह के नाम ज़्यादातर हैं, क्योंकि उसमें नाराज भाजपा भी थी, अजय बिश्नोई का नाम था और गोपाल भार्गव का भी नाम था। ये बड़े बड़े लोग हैं। और महाराष्ट्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी सारे नाम थे। तो महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, असली भाजपा तो थी नहीं उसमें। ये टिकट वहीं तक हैं। तो अभी तक जो सूची आई है, पहली 78 जो आए थे या 79 के हैं वो हारे हुए हैं। ये जो 57 आए हैं इनमें जीते हुए हैं, लेकिन ये वही हैं जो ज़्यादातर शिवराज की पसंद के हैं। यहाँ जो सूची आई है वो बिल्कुल अलग ढंग से सूची जीते हुए हैं या जो जीतने वाले हैं। अब ये देखना है कि मैदान में क्या होता है, क्योंकि चुनौती गोविंद राजपूत को भी होगी और
गोपाल भार्गव को भी होगी, भूपेंद्र सिंह को भी होगी, खुद शिवराज सिंह को चुनौती नहीं लग रही, बाकी सबके सामने चुनौती होगी। तो अब ये तो जनता तय करेगी। आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि अब बीजेपी के सामने जो उसके रेस्ट 94 कैंडिडेट को जो अनाउंसमेंट करना है वो, और कांग्रेस को जो अपने बचे हुए प्रत्याशी घोषित करना है, इसमें कैसी चुनौतियां दोनों दलों के सामने देखते हैं, और क्या भविष्य मध्य प्रदेश का अंत में आप देख रहे हैं? जो 23 का रण है उसके नतीजे किस तरीके से आ सकते हैं, ऊंट किस करवट से बैठ सकता है? आखिर सवाल। देखिए, इसको ऐसे कहा जाए कि जनता का मूड अगर देखें और ये मूड उंगली बटन तक पहुंच गई ईवीएम की और सही रिजल्ट आए तो कुछ नतीजा बदलाव होगा। लेकिन जिसकी शक सबको है, हम लोगों ने भी नज़दीक से देखा कि जहां कैंडिडेट्स ने कहा हमने वोट नहीं दिया और वहां भी निकला, पर कैंडिडेट्स के हिसाब से देखें दोनों दलों को, उनके अभी 94 बाकी हैं और वह सबसे ज़्यादा खींचतान इसी बात पे लेकर है, क्योंकि चेहरे बदलने की हिम्मत अभी तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं कर पाए। ज़्यादातर पुराने चेहरे रिपीट कर दिए गए। अगर बदलेंगे तो इन्हीं 94 में से बदलेंगे। उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वो आगे बढ़ पाए हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने ज़्यादातर अपने एमएलएज रिपीट कर दिए हैं, कुछ बचे हैं जिन पर चुनौती है। तो मान लें कि कांग्रेस के 50 टिकट कमज़ोर भी हो जाते हैं तो भी वो 180 पर पूरी ताकत से लड़ेगी, और मुझे लगता है फैसला करने के लिए ये बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि चुनाव आयोग की भूमिका भी इसमें बहुत रहने वाली है, क्योंकि वो चीज़ें जो चुनाव आयोग को देख लेनी चाहिए अभी तक वो नहीं देख रहा है। इसलिए ये कह पाना कि क्या होगा, अब ये तो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका ही तय करेगी कि फैसला किधर होने वाला है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 3-4 चीज़ें हुई हैं। अभी तक पूरी दीवारों पे लिखा हुआ मिटा नहीं है, हर जगह लिखा हुआ है शिवराज सिंह चौहान का नाम चुनाव आयोग ने। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आयोग की कमजोरी हम लोगों ने मुख्य सूचना आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी, जब उनसे किसी सवाल का जवाब लगभग नहीं दिया। नहीं, जब उनसे सीधे सीधे पूछा था कि आपके परिपत्र में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी जो एक्सटेंशन पे है या रीअपॉइंटमेंट पे है उसको चुनावी कार्यक्रम से अलग रखा जाएगा। इस राज्य का मुख्य सचिव एक्सटेंशन पर है और चुनाव आयोग से पूछा गया, लिखा गया और आज तक कुछ नहीं किया गया है। तो इसलिए चुनाव आयोग की अहम भूमिका होने वाली है, उससे तय होगा। जो एज पे तो कांग्रेस है अभी, नहीं तो टक्कर तगड़ी है और जनता का मूड भी कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में समय निकाला। तो ये थे अरुण दीक्षित जी, जिनका साफ संकेत है, साफ कहना है कि मध्य प्रदेश में ऊंट की करवट तो अभी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। सूचियाँ जो आई हैं अब तक, कांग्रेस ने जो आज पहली सूची जारी की है बहुत बेहतर सूची है, संतुलित सूची है। उन्होंने एक बहुत गंभीर किस्म की बात कही है जो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े करती है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की, चाहे वो मध्य प्रदेश का जो ईसी है या सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है, दोनों पर सवाल उठाएं। और साथ साथ उन्होंने वो मुख्य सचिव को लेकर भी साफ कर दिया है कि खुद जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव की प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए, अधिकारी या जो इस तरीके की मशीनरी है जिनके जो एक्सटेंशन पे हैं या जिनको सरकार की दया पर चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अहम है और ये सचमुच देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का मूड और रुख क्या होता है। शायद वो फायदा देगा, लेकिन कुल मिलाकर दीक्षित जी साहब कह रहे हैं बढ़त पर कांग्रेस है और उसके लिए चांसेस बहुत ब्राइट हैं। भले ही जो, और उन्होंने एक बात और साफ की, जो आने वाली सूची है उसमें कांग्रेस के लिए कठिनाई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीजेपी के संकट बहुत सारे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी खबरों को देखते रहिए और हमें प्रतिक्रियाएं जरूर अपनी देते रहिए। हम आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, नया कार्यक्रम फिर कोई लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।